आप लोग कैसे हैं? और मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूँ। बस बस मैं आपको दिखाने के लिए ये कमेंट मैंने ओपन किया है। इसमें अ, एक भाई ने कमेंट किया है कि कैन यू कवर बाइनोमियल एंड अदर एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वो चाहता था कि उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या जो उसके अदर आने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कवर किया जाए। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया भी था कि मैं आपको आपके कमेंट्स को भी मैं देखूँगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व भी करूँगा। तो जैसा कि ये जब आपको ये वीडियो मिल रहा है, इससे पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में जो फार्मूले यूज़ होते हैं, मैंने पहले तो आप मेरे चैनल पर अगर जाओगे तो आप देखोगे जाकर के कि मैंने पेपर फर्स्ट जो था, पेपर फर्स्ट का मैंने सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों को समझाया है। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे जाकर के कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले मैंने ये समझाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन को दो टाइप से डिवाइड करेंगे, एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अभी स्टार्ट किया है, देन इसके बाद में कॉन्टिन्यूस होगा। पहले डिस्क्रीट के जितने भी हैं वो सारे मैं समाप्त करूँगा। तो एक वीडियो आपको ये देखनी चाहिए क्योंकि इसमें मैंने जो डिस्क्रीट के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं, और जितने भी ऐसे फार्मूले जो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस में आगे आने वाले टाइम पर यूज होंगे वो मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो ये या तो आप ऊपर पिन कमेंट से देख सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ देख लो, या तो मैंने पिन कमेंट में भी इस लेक्चर को मैंने लगा दिया है। रीज़न ये है कि ये लेक्चर लगाने का कारण ये है क्योंकि कोई हो सकता है किसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है या किसी को कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है, अदर नहीं पढ़ना है। तो मैं चाहता तो हर डिस्ट्रीब्यूशन में वो फार्मूले मैं बताता और करवाता। तो मैंने क्या किया है कि एक ही मैंने वीडियो बना दिया है, जैसे जो भी कोई फार्मूला ऐसा है जो हर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा तो मैंने इस वाले ही वीडियो में मैंने बता दिया। तो आप पिन कमेंट में जा करके उसको चेकआउट जरूर कर लेना। देन उसके बाद में मैंने फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझाए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है वो डी जनरेट है। डी जनरेट के बाद में मैंने सेकंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई एग्जाम, वनडे एग्जाम या आईएसएस या आरबीआई बिना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के वो आगे समझ लो बढ़ता ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन मैं ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसी में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो उसी का पर्टिकुलर केस है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो फर्स्ट पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कुछ हम एक्स फॉलो करता है बाइनोमियल एन कॉमा पी को। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि बाइनोमियल जो हमारा एन कॉमा पी है और इसकी जो रेंज होती है वो हमारी 0 1 2 डॉट डॉट एन तक जाती है। और इसमें दो ही मतलब आउटकम्स आ सकते हैं, या तो आप सक्सेस या तो फेलियर, जो उसके रिजल्ट होंगे वो दो ही आ सकते हैं, सक्सेस या फेलियर। मतलब अगर आपको हेड चाहिए तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। हेड मिलेगा, अगर आपको हेड ही चाहिए और हेड मिल गया तो आप सक्सेस, मतलब आपको सफलता मिल गई। अगर आपको टेल मिलता है तो आप समझ लो कि आप फेल हो गए। और इसमें क्या होता है, वही इसी का पर्टिकुलर ये केस है। बस इसमें क्या किया जाता है, एन बराबर वन वैल्यू जहां जहां एन लिखा होगा वहां वहां अभी मैं जितना भी डेरिवेशन जो भी फार्मूले होंगे सब मैं ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ाऊंगा, और बर्नौली के लिए आपको बस याद रखना है और ये फ्यूचर के लिए भी याद रखना है कि ये जो हमारा एन बराबर अगर हम वन कर देते हैं तो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अच्छा, अब इसको अगर जो बाद में हम थोड़ा एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल हमारा ये कहता है कि अगर जो बाद में थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, हाँ, मान लो कि आप एक कोई कॉइन को टॉस कर रहे हो, ये कोई कॉइन है तो आपको ये पता भी है एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है। कॉइन में भी अनबायस्ड होना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ हेड हेड हो गया। जैसे कि आप लोगों ने अगर शोले मूवी देखा होगा तो शोले मूवी में जो धर्मेंद्र थे, शायद धर्मेंद्र नाम तो नहीं मुझे पता है, बट हाँ उसमें यही था कि दोनों साइड एक ही, मतलब हेड है तो हेड ही है। तो ये एक मतलब आप बायस्ड कॉइन हो गया, बट होना क्या चाहिए, अनबायस्ड, जो मतलब बायसनेस ना होनी चाहिए, हेड भी आए और टेल भी आए। तो ये आपने शोले मूवी में जरूर देखा होगा। तो वो वाला कॉइन ना हो तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसी कॉइन को सपोज एक्स यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया, एक्स मुझे जो चाहिए, ये रैंडम वेरिएबल, आपने एक रैंडम वेरिएबल की अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो ऊपर जाकर के देख लेना। तो रैंडम वेरिएबल में आपने जरूर देखा होगा, मैंने समझाया था कि रैंडम वेरिएबल में जैसे अगर जो बाय द वे 0 आता है और 1 आता है और आपको एक्स सपोज नंबर ऑफ हेड आपको चाहिए, अगर जो टेल आता है तो 0 नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हेड आया है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये कुछ आप कंप्यूटर में भी आप देखते होंगे बाइनरी नंबर वो 0 और 1 की तरह ही लिखे जाते हैं। या आप अभी जो हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि एट्रीब्यूट्स में भी देखोगे तो वहाँ पे 0 1 एस नो गुड बैड, या फिर आप कोई इंसान ईमानदार है या ईमानदार नहीं है। तो ये जो केसेस हैं ये कुछ इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूज़ आप इसीलिए देखते हो एट्रीब्यूट्स में होगा, और फिर बाद में आप सैम्पलिंग में जब जाएंगे तो सैम्पलिंग में आप जब पढ़ते होंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ SRS मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर ही भी यूज़ होता है। तो ये बस आपके समझने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पर दो ही केस हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कब बाइनोमियल होगा कब बर्नौली होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा जो है बाइनोमियल के लिए है और ये हमारा बर्नौली के लिए है। तो बाइनोमियल और बर्नौली में क्या क्या होगा वो जरा देखो। अगर इसी कॉइन को, ये एक सपोज एक कॉइन है, इसी कॉइन को अगर जो सिर्फ एक बार, एक सिंगल बार अगर इसको बस टॉस किया और जैसे सपोज आपको हेड चाहिए था, आपको हेड मिल गया, तो आप 1 नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर जो बाय द वे हेड नहीं मिला तो आप टेल से रिप्रेजेंट कर देंगे। बट इसी ट्रायल्स को अगर आप बढ़ाते जाएं, फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं, ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट तक चले गए, वो फिर आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब आप आगे आएंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे, सपोज आपने 10 टाइम्स किया है या 100 टाइम्स किया है, या आप ये बोल सकते हो एक और जीरो लगा लें, 1000 टाइम्स किया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक फाइनाइट नंबर है। बट हाँ, ये जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, ये अभी आप इसकी लिमिटिंग जब आप इसका केस देखेंगे, ये जब इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब यहाँ पे इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं है कि बस यही इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट का मतलब ये भी एक इन्फिनाइट की तरह होगा, तो ये नॉर्मल में जाएगा। ये अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा, ये एक लिमिटिंग केस होता है इसका, तो ये तो वहां पर है। बट जब उसी चीज को एक बार अगर मतलब कॉइन को अगर एक बार अगर टॉस किया गया, तो ये हमारा बर्नौली है। जब उसी को मल्टीपल टाइम्स अगर करोगे, बट वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो हमारा बाइनोमियल बन जाता है। तो अच्छा, और अगर जो बाद में इसका, अगर जो बाद में मुझे देखना पड़े कि इसमें क्या क्या और चीज़ें और कैसे मैं इसको एग्जाम्पल से और कैसे समझ सकता हूँ, तो जैसे कि आप ऐसे समझो, तो अब मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही बताता हूँ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सोचो आप एक कॉइन को 10 टाइम्स अगर जो टॉस करते हो, और हर टॉस में या तो हेड आए या तो टेल आएगा, दो ही, ये तो मैंने अभी बताया। और आपको अगर चाहिए टोटल कितने हेड आए हैं, तो बस यही आप समझ लो कि टोटल अगर आपको मतलब एग्जैक्टली एक नंबर अगर जो बाद में आपको पूछ लिया जाए कि एग्जैक्टली 10 टाइम्स आपने किया और आपने पूछ लिया कि हमें एग्जैक्टली 4 मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो एग्जैक्टली जहां पर भी लगेगा वो आप समझ लो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको इस, ये तो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया है, बट अब इसका PMF, इसका वेरियंस, इसका CDF और MGF, CGF या जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे आती हैं, कैसे करेंगे, ये जरा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो इसको जरा हम लोग इससे कुछ देखते हैं। ये हमारा कुछ आज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक तो ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ISS या RBI भी इससे यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो PMF हम अगर देखें, तो इसको हम PX से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। तो NCX P की पावर X Q की पावर N-X, और जो इसकी लिमिट होगी X बराबर 0 1 2 डॉट डॉट N तक होगा, और P प्लस Q बराबर 1 होता है, और जो P की लिमिट होगी वो 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ये आपको पता होगा। अच्छा, और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसे समझो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख रहे हो या पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, तो अगर जो बाद में आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर जो रेंज अगर आपको नहीं पता है, तो आप ये समझ लो कि रेंज ही किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक गहना होता है, तो उसको तो आपको मतलब याद करना ही करना पड़ेगा। लोगों को मैंने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो याद होता है, बट वो लोग रेंज भूल जाते हैं। रेंज अगर आप भूल गए तो आपको बहुत जगह दिक्कत होगी, ये बात मेरी आप गांठ बांध करके रख लो। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का PMF या डिस्ट्रीब्यूशन का CDF पता हो, बट उसके साथ में आपको रेंज भी पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो PX है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली X सक्सेस आउट ऑफ N ट्रायल्स, ये जैसा कि मैंने अभी बताया है। N हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, जो कि ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, अभी मैंने बताया है। और देन जो हमारा P होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को दिखाता है, मतलब हेड या टेल, अभी मैंने समझाया है। और Q जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, जिसको हम F और सक्सेस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि
अगर इसमें सोचो अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और देन इसके बाद में आप CDF ऑफ x अगर देखें तो हमारा fx बराबर होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x बराबर 0 से x px। तो इसका कोई एग्जैक्टली फार्मूला नहीं होता है, बट हाँ जब भी कहीं पर यूज होगा तो वो मैं इससे कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, पहले मैं सारी चीज़ें जितनी होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको पूरा मतलब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उनको सारी चीज़ें आती हैं। बस एक होता नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एकदम से आप चीज़ों को चाहते हैं कि एक मतलब कुछ टाइम में सारी चीज़ें मेरी याद हो जाए, मैं उसको रिकॉल कर पाऊँ। तो ये पहले वो बताया, फिर इसके बाद में एक्सप्लेनेशन में करूँगा। तो उसमें अगर जो आपको बाय द वे नहीं आता है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या अदर डिस्ट्रीब्यूशन। अदर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है, ये बर्नौली में, और ये हमारा आप जब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, आप जब देखेंगे कि हमारा निगेटिव बाइनोमियल, तो वहाँ पर ये सारी फिजिकल कंडीशन बस कुछ इसमें चेंज होगा, वो मैं आपको जब आएगा तब बताऊंगा। बट यहाँ पर ये आपको वनडे एग्जाम में या आप ISS में देखेंगे स्टेटमेंट लगा करके पूछ सकता है। तो ये देखो फर्स्ट जो इसका होता है, ईच ट्रायल्स रिजल्ट इन टू एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स, कॉमा लगाया, फिर टर्म एज सक्सेस एंड फेलियर। इसको भाई मैं समझाता हूँ कि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव क्या होता है। और सेकेंड जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स जो n होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, वो हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए और साथ में फाइनाइट भी होने चाहिए। तो जो इंडिपेंडेंट मैंने बताया, ये हमारा जो थर्ड है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता भी है कि जो हमारे ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब अपने मतलब अगर जो बाद में हेड आ गया, आप सोच कर देखो कभी क्या ऐसा होता है कि आप जब कॉइन को टॉस करो तो हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए। तो बस इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब एक आए तो दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये हमारा थर्ड हो गया। इसी तरह से अगर जो हम फोर्थ देखें तो फोर्थ हमारा जो होता है वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हेड अगर जो बाय द वे आपने एक बार टॉस किया और हेड आया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अगर सपोज बाय द वे 1/2 होगी, क्योंकि दो ही आउटकम्स हैं तो यहाँ पर तो वो ईच ट्रायल्स के लिए चाहे जितनी बार ट्रायल आप करो उसका कांस्टेंट ही रहेगा। जो प्रोबेबिलिटी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। चेंज कब होगी, जब आप पढ़ेंगे इसके बाद में हाइपर ज्योमेट्रिक जब आगे आएगा तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि उसमें ये चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पर ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है कि इसका जो मीन होता है वो NP होता है, और मीन जो होता है इसको μ1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रॉ मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं। और ये मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर जो मैं बता रहा हूँ बार बार की पिन कमेंट में इसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें जो भी ये फार्मूले में लिख रहा हूँ वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और इसका जो वेरिएंस होता है NPQ होता है, ये μ2 बराबर एक्सपेक्टेशन जो हमारा होता है, मतलब मीन जो हमारा होता है वो बड़ा होता है वेरिएंस से। ये आप ऐसे समझो कि ये हर एक एग्जाम में जहां भी आप जाओगे, चाहे जो भी वनडे एग्जाम दोगे, वहां पर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। देन इसके बाद में आप देखोगे थर्ड नंबर MGF हमारा होता है Q प्लस E की पावर T और P होता है, और इसकी होल पावर N होता है। और देन इसके बाद में मॉड आप देखोगे तो मॉड देखो, मॉड मीडियन हमेशा रेंज पे रेंज के बाहर नहीं जाएंगे। जो आपको ऊपर रेंज, अब इसीलिए मैंने बोला है रेंज को क्यों आपको याद करना चाहिए, इसीलिए आप याद करके रखो, क्योंकि रेंज जो होगी उसी से डिसाइड होगा। तो x जो है वो हमारा n+1 और ये हमारा p हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी होगा, बस यहाँ पे माइनस का 1 एक ज़्यादा आ जाता है। फिफ्थ नंबर में स्क्यूनेस आपको पता करना है, तो उसका फार्मूला होता है 1 - 2p डिवाइडेड बाई √n/PQ। और अगर जो इसमें तीनों केस बनेंगे तो ये आपको डिपेंड करेगा कि प्रोबेबिलिटी आपको p की वैल्यू अगर दे रखी है वो यहाँ से आप चेक करके देखेंगे। वो मैं अभी ये सारी जितनी चीज़ें मैं अभी सिर्फ आपको फार्मूले बता रहा हूँ, इसके बाद में बताऊंगा। अगर p हमारा अगर जो 1/2 से छोटा है, ये साइन जो बनता है ये निगेटिव का है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली होगा, जस्ट उल्टा रहेगा। अगर इक्वल रहेगा तो नो स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल रहेगा। अगर जो बाय द p हमारा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि ये हमारा पॉजिटिव, ये जो साइन है ये देखो, अगर आप x और ये इस तरह से 0 यहाँ पे सपोज लिखा होता तो ये पॉजिटिव, तो इसका अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाए। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देन इसके बाद में कर्टोसिस आप देखोगे, कर्टोसिस का ये फार्मूला होता है 1 - 6pq डिवाइडेड बाई npq। और ये सब फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, बट मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन ये याद होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, इफ pq, और ये जो ये मैंने लिखा है कहीं और से नहीं लिखा है, यहीं से मैंने लिखा है, इसको देखो यहाँ से मैंने लिखा pq अगर जो लेस, देखो लेस मतलब छोटा, और 1/6 से 1/6 से, तो ये हमारा मतलब ये निगेटिव का साइन है, तो हमारा ये मैंने बताया था लेप्टोकर्टिक होगा। देन इसके बाद में आप देखोगे अगर जो इक्वल होगा तो हमारा मीसोकर्टिक होगा। अगर PQ अगर जो हमारा ये पॉजिटिव अगर साइन देगा तो हमारा प्लेटिकर्टिक होगा।
और जबकि मैंने ये सब बताया था, ये पॉजिटिव मतलब साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव साइन को। ये मैंने बता रहा हूँ बार बार कि फर्स्ट लेक्चर को आप अभी अगर जो बाय द वे इस वीडियो पे आए हो तो पहले उसको जरूर देखो। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, जिसमें एग्जिस्ट करेगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा, बट ये आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे चुटकियों में। बट अगर जो आपको नहीं आता होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो एक्स अगर जो बाय द वे एन N1, P अगर जो x के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकंड के लिए N2 दे रखा है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर होगा और ये यहाँ पर भी p कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर भी p होना चाहिए, ये नहीं p1 p2 हो गया। तो यहाँ पर x प्लस वाई या इसको मैंने z मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये हमारा बाइनोमियल N1 ये और ये मिलकर ऐड होंगे और यहाँ पर ये जो सेम है ये यहाँ पर भी p हमारा सेम हो जाएगा। देन इसके बाद में रिकरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट, या यहाँ पर मूवमेंट की जगह पर आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख लेना सेंट्रल मूवमेंट। ये सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहा है। तो सेंट्रल मूवमेंट जितने भी होंगे वो यहाँ, अगर आपको ये फार्मूला अगर पता होगा तो आप चुटकियों में इसको कैलकुलेट कर पाओगे। और ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज आप कर पाएंगे अगर आपको ये आता है। और ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो म्यू, और ये हमारी ये जो म्यू डैश अगर नहीं लगा है तो आपको पता है सेंट्रल मूवमेंट होता है। तो म्यू r प्लस 1 अगर है सफिक्स में नीचे लगा हुआ है और ये इक्वल टू होगा पी क्यू, ब्रैकेट के अंदर ये हमारा डेल डेल कह सकते हो या पार्शली डिफरेंशिएट आपको पता होगा। तो म्यू आर अपॉन डेल पी होगा प्लस एन आर डॉट और म्यू आर माइनस 1 होगा। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट इसी तरह से आर की वैल्यू पुट करके आप निकाल लोगे। और ये ऑलवेज हर डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। ये दोनों वैल्यू जो मैंने लिखी ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। म्यू 0 बराबर 1, म्यू 1 बराबर, जब म्यू 1 होगा तो हमारा 0 होगा, जब 0 होगा तो 1 होगा, ये आप याद रखना। देन आप देखोगे रिकरेंस रिलेशन फॉर सीजीएफ, सीजीएफ मतलब कुमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। तो देन तब क्या होगा, तो कप्पा आर प्लस 1 बराबर पी क्यू डेल कप्पा आर अपॉन में डेल पी। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। इससे भी आप कुमुलेंस आपको पता है, कुमुलेंस कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बस म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश और म्यू 2 मतलब रॉ मूवमेंट फर्स्ट रॉ मूवमेंट और जो हमारा सेंट्रल मूवमेंट है वो सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चाहिए होता है। और ये हमें कुमुलेंट से डायरेक्टली मिल जाता है, बट अदर से नहीं मिल पाता है। और ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि एमजीएफ कब निकालते हैं, सीजीएफ कब निकालते हैं और इनको क्यों हम अलग अलग निकालते हैं, ऐसा क्या मतलब क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो ये मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं ऊपर पिन कमेंट में आपको दे रहा हूँ, आपको लगता है तो आप उसको भी देख लो। फिर देन इसके बाद में रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। तो ये इसके लिए जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x बराबर x प्लस 1। ये और ये देखो, जब मैं इस तरह से बड़े ब्रैकेट में लिखूंगा, जब तक मैं ये कभी ना लिखूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तब तक ये समझ लेना ये बड़ा ब्रैकेट ही बना है और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर जो बाद में, तो ये इक्वल होता है n माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और p अपॉन क्यू डॉट मतलब मल्टीप्लाई में लिखा है पी आर एक्स बराबर एक्स, कैपिटल एक्स बराबर एक्स। या इसको डैट इज करके हम इस तरह से भी, अगर जो हम इस तरह से ज़्यादातर यूज करता हूँ, बुक में भी यूज होगा, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पर बस इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देन हमारा जो 12th नंबर है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये भी बहुत ज़्यादा अभी जो आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा गया, तो वहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा गया। बट आप इसके लिए भी याद रखो, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए भी पूछा गया है, तो इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ से भी पूछा जाए। तो ये कुछ नहीं होता है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का ये फार्मूला है, ये आप जा करके देख सकते हो। देखो मेरे लेक्चर को फॉलो करने का तरीका बस यही है कि आप पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए उनको देखो, देन इसके बाद में ये सारी चीज़ें करो। तो ये हमारा होता है 2npq और ये n माइनस 1 c म्यू माइनस 1 p की पावर म्यू माइनस 1 q की पावर n माइनस म्यू। और म्यू यहाँ पर है ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में np प्लस 1 और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये मैंने लिख भी दिया है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। सेंट्रल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मैं इसको इंपॉर्टेंट अभी मार्क करके भी आपको दिखाऊंगा और इसको ऑलवेज के लिए मतलब हमेशा के लिए लिख कर रख लो कि ये यहाँ से पूछा ही जाता है। म्यू 1 डैश मतलब म्यू 1 की वैल्यू 0 होती है सेंट्रल मूवमेंट में ऑलवेज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बट आपको मैंने ऊपर लिखवा दिया है, म्यू 0 की वैल्यू 1 होती है, ये दोनों के लिए ऑल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम रहेगा। यहाँ पे म्यू 2 अगर आप देखोगे तो npq होगा, ये हमारा वेरिएंस होता है जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया है, और ये हमारा कप्पा 2 होता है, मतलब ये कुमुलेंस है। तो यहाँ पे मैं कुमुलेंस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे कुमुलेंस अगर बोल दिया तभी यही फार्मूला रहेगा। म्यू 3 बराबर npq होगा, ब्रैकेट में q माइनस p होगा और ये कप्पा 3 है। इसी तरह से म्यू 4 हमारा रहेगा npq ब्रैकेट में 1 प्लस 3 n माइनस 2 pq, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कप्पा 4 की अगर वैल्यू को निकालना चाहें तो हम इसका और इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला आप ध्यान रखो।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर तो मैंने लिखा दिया है, बट मैंने जो फर्स्ट वाले लेक्चर में मैं सभी ये जितने भी मैं ये फार्मूले बता रहा हूँ ये सब मैंने वहाँ पे अच्छे से लिखा दिए, तो ये पहले आप वहाँ पे लिख लो, देन उसके बाद में सारे डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखते जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देन फैक्टोरियल मूवमेंट अगर आप देखोगे तो फैक्टोरियल मूवमेंट में यहाँ पे ये इस तरह से लिखा होगा, सफिक्स में जो हमारा आर है ये छोटे ब्रैकेट से और डैश, तो इसको अगर जो बाद में एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी हमारा ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला साइन अगर जो आर की तरह लिखा है, एन फैक्टोरियल आर और पी की पावर आर। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल वाला साइन नहीं लगा है तो यहाँ पर बस ये नॉर्मल लिखा है, बट यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और अगर जो बाद में मैं इसको यहाँ पे अगर ले आऊँ तो ये फार्मूला होता है, और ये फार्मूला आप जब अभी देखोगे ये पेपर जब सेकंड में स्टार्ट करूंगा तो आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर सेकंड में कम से कम 50% क्वेश्चन यही इसी फार्मूले से बाइनोमियल के होंगे, तो आपको ये तो याद ही कर लेना। अभी इसके बाद में जब पॉइजन समझाऊंगा तो उसमें भी फार्मूला होता है, उसको याद करके रख लेना। 50% मैं बता रहा हूँ यहाँ से पूछा जाता है, तो 50% बहुत होता है, बस एक सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा आप निकालते रह जाओगे। देन ये कुछ फार्मूले होते हैं, इसमें म्यू वन डैश बराबर एक्सपेक्टेशन एक्स, ये 1 है, और इसी को हम जो फैक्टोरियल 1 होता है ये हमारा नॉर्मल एक्स की तरह, मतलब नॉर्मल मतलब नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं एक्स एन पी होता है, ये हमारा कप्पा 1 मतलब होगा, और ये हमारा मीन भी होता है। इसी तरह से म्यू 2 को अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये सब बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना। इसका फार्मूला होता है एन पी क्यू, और ये कप्पा 2 वेरियंस ये हमारा हो गया, और म्यू 3 ये हमारा होगा, तो ये इसका फार्मूला होता है माइनस का 2 एन पी क्यू ब्रैकेट में 1 प्लस पी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो। इससे आईएसएस ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई ने क्वेश्चन ये बस म्यू 3 से पूछ लेता है, तो ये फार्मूला अगर नहीं आता होगा तो आप निकालते रह जाओगे, बट निकाल नहीं पाओगे वहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा। सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, एनपीक्यू ये हमारा वेरिएंस होता है, याद रखो, -2 यहाँ पर होगा, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस पी। देखना अगर जो बात वनडे एग्जाम होगा तो वहाँ पर तो नॉर्मली आप देखोगे वैल्यूज, अगर जो बात 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में अगर 3 प्लस में दे रखे हैं, 1 माइनस में दे रखा है, तो दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देना है माइनस वाला सही होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन लगा है। बट ज़्यादातर जब जो आरबीआई हो गया या आईएसएस ऐसा नहीं करता है, वो आपको सिंपल ऐसा कैलकुलेशन वाला नहीं देगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। देन ये 15 ये एक्स अगर जो बाइनोमियल एन कॉमा पी को अगर फॉलो कर रहा है, देन अगर वाई बराबर एन माइनस एक्स, तो बाइनोमियल यहाँ पे क्या है एन, तो यहाँ पर भी एन है, बस यहाँ पे पी होता था वो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ये भी मैं भी आपको समझाता हूँ। देन इस जो 16 नंबर है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये अगर एक्स बाइनोमियल एन कॉमा पी को अगर फॉलो कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी अगर इवन के लिए पूछा जा रहा है तब 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट में q माइनस का p की पावर n, फिर ब्रैकेट बंद होगा। ऑड, जब ऑड का मतलब हो गया जब से बाद में 3 के बारे में पूछ ले, 4 के बारे में पूछ ले, 5 के बारे में पूछ ले, तब इसके लिए जो फार्मूला होगा 1/3 होगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का q माइनस का p उसकी होल पावर n होगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ पे जो देखो ये याद कैसे करोगे, अगर जो बाद में ये आप वहाँ पे भूल जाओ और इसको अगर प्लस कर लो, तो देखो जब प्लस करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना q माइनस p होगा। प्लस यहाँ पर साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो 1 आ जाता है, आप सोच के देखो, अगर जो बाद यहाँ पे आपने प्लस कर दिया तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 का मतलब यहाँ पर फिर ये गलत हो जाएगा, इसीलिए q माइनस का p होगा। और इसी तरह से आप जब सेंट्रल मूवमेंट जब 3 के लिए देखते हो तब भी आपको मैंने देखो समझाया कि वहाँ पर भी q माइनस p होता है, थोड़ा ये रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, आप जरा इसको समझो। अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ग्राफ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता भी चल जाएगा। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे समझो कि अगर आपको ग्राफ आता है तो आपको मॉड, मीडियन और मीन, यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जितना भी कुछ होता है वो ग्राफ हमारे शो करते हैं। कोई भी आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, देन आपको उससे रिलेटेड जो भी ग्राफ है उसको ड्रॉ भी करना है। आप वैल्यूज़ को रखो और ग्राफ को ड्रॉ करो, ये बेस्ट तरीका है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफ शो करके दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने ले भी रखा है, ये आपका ग्राफ बनेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स अगर फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी, ये ग्राफ आपको ये बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत जगह लगेगा कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
देखोगे कि बाइनोमियल का क्वेश्चन होगा, वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, या आप देखोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे जा रहा है, मतलब वो क्वेश्चन पॉइजन से हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि ये कैसे चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ से ही आप सारी चीज़ें जो होंगी वो आप कैलकुलेट भी करोगे, और ग्राफ आपको जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपको बताएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, अगर जो ये छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जरा देखो, जब आपका जो प्रोबेबिलिटी पी है, अगर उसकी वैल्यू अगर 0.5 है और एन की वैल्यू अगर जो बता रहा है कि 20 है, तब आपका ग्राफ कौन सा बनेगा। तो अगर आप ये देखो, अगर इसको मैं ज्वाइंट करूं तो ये कुछ बनेगा, और अभी मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से, मतलब ये कैसे वैल्यूज को पता मतलब आप कर पाएंगे। ये मैं थोड़ा मेरा, आप ग्राफ गलत भी कह सकते हो, मतलब बन रहा है, बट आप इसको अगर ड्रॉ करोगे पेन से तो ये सही बनेगा। कुछ ये वैल्यूज होंगी, और यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका एन लिखा हुआ है, और ये जो इधर है ये आपकी प्रोबेबिलिटीज लिखी। तो ये हो गया। देन इसके बाद में जो दूसरा देखो, जो हमारा ग्राफ है वो जो वैल्यू ये ले रहा है 0.7, और एन की वैल्यू सेम है। मतलब ऐसा भी बहुत बार होगा कि एन की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है। फिक्स मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एन की वैल्यू पहले 20 थी, और फिर जब दोबारा आपको क्वेश्चन दिया गया, वहां पर बस प्रोबेबिलिटी चेंज कर दी गई और एन को फिक्स रखा गया। तब अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा, ये जरा देखो, ये जो ग्रीन से है ये थोड़ा सा देखो ये शिफ्ट हो गया है। ग्राफ क्यों जरूरी है ये अभी आपको पता बहुत जल्द चलेगा, क्योंकि ग्राफ से ही मैं आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, और बहुत सारी चीजें आपको पता भी चल जाएंगी कि ये कब होगा। और देखो, अगर जो इसमें बाय द वे हमें देखना हो, अब क्या कर दिया गया है कि एन की वैल्यू बढ़ा दी गई है, और पी हमारा जो है वो 0.5 है। तब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यहां से लगा करके, ये आप जब अपने आप से ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इस पर अभी हमारी ज़्यादा पकड़ है नहीं। बहुत अच्छे से ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे, अगर एन की वैल्यू देखो, अगर जो हम बारे बढ़ाते जाएं, सपोज अगर एन की वैल्यू हम 100 ले लें, तो ये पहली बात तो 40 पे ही आप अगर देखो तो ये कुछ नॉर्मल की तरह ये बिहेव करने लगा है। अगर जो ये ग्राफ अगर हम देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यही होता है, अगर आपने पढ़ा है नॉर्मल, तो ये अगर हम देखें तो 40 पे ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड कर गया है। जो बाइनोमियल हमारा होगा एन कॉमा पी, ये कब टेंड करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा को। तो इसके लिए जो कंडीशन होगी वो कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। हमारा एन जो है वो लार्ज होना चाहिए। लार्ज का यहाँ पे मीनिंग हो गया कि एन जो है हमारा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए, मतलब एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि 40 हो जाए, 100 हो जाए, या आप 60 कर लो, जो भी, जो यहाँ पर लार्ज हो जाए। और ये देखो, ये जितने भी इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी वो आपको क्वेश्चन जब देखोगे तभी पता चल पाएगा, क्योंकि इसमें ये कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है कि एन की कौन सी वैल्यू को हम लार्ज कहेंगे। मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे सपोज कोई कह रहा है कि मैं 40 को मानूं, या मैं 20 को मान लूं, या मैं 60 को मानूं, या मैं 100 को मानूं। तो ये जब आप क्वेश्चन आपको जब दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दे रखा होगा जिससे आपको लगेगा भी, जैसे बाय द वे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दे रखा है डिफेक्टिव के बारे में, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करना चाहिए। तो अब ये पता करने के लिए आपको जब अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, तो उसमें जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जब बताएंगे, तो उसमें मैं उसके एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर ये चीजें, ये सिचुएशंस बन सकते हैं। और मैं आपको इससे रिलेटेड आगे जब क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे कि ये जितने भी डाउट होंगे वहां पे मतलब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपको चूंकि जो भी इसके रिजल्ट हैं वो आपको याद करके रखना है, डायरेक्ट यहाँ से आईएसएस या आप वनडे एग्जाम कोई भी, वहां पर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप ये मानकर चल लो कि ये मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एन यहाँ पर हमारा होना चाहिए लार्ज, और पी के बारे में बोला गया है, पी हमारा होना चाहिए वेरी स्मॉल। पी जो हमारा होना चाहिए वेरी स्मॉल होना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि पी के लिए भी क्या होगा, तो पी के लिए भी कोई वैल्यू ऐसी डिफाइन नहीं है। इसमें भी आपको चीजें जब क्वेश्चन को देखोगे तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा। ये भी हमारा टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ, मतलब कुछ इस तरह की वैल्यू हो, जैसे प्रोबेबिलिटी
हमारा हो गया 2 हो गया या 0.2 हो गया, या प्रोबेबिलिटी हमारी जैसे 0.002 हो गया, कुछ इस प्रकार का अगर जो बाय द वे आपको दे रखा है, ये उसकी बात कह रहा है। और देन आप देखोगे कि जो हमारा एन पी, ये हमारा मीन भी होता है बाइनोमियल का, ये हमारा लैम्डा के इक्वल हम मैंने मान लिया है। और ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा फाइनाइट होना चाहिए। पहली बात तो फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सको, जो काउंट तो आप इन्फिनिटी को भी कर लोगे, बट फाइनाइट का यहाँ पर मीनिंग हो गया जैसे एन आपका दे रखा है 100, पी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, तो एन पी अगर यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, कुछ इस प्रकार का। तो ये हमारा, हालांकि ये आप देखोगे तो ये डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे, जब क्योंकि ये यहाँ पे 100 बहुत ज़्यादा हो गया, तब जब क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको डायरेक्ट नॉर्मल में ले जाएगा। बट मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनाइट हमारा होना चाहिए और हमारा होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए। ये जब आप क्वेश्चन को देखोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। और इसमें हम जब सेकेंड अगर देखें तो सेकेंड की हम बात करते हैं कि अगर जो बाइनोमियल एन कॉमा पी, ये हमारा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा को फॉलो करेगा। ये कब करेगा, इसके लिए जो कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो एन यहां पर भी इन्फिनाइट होगा, या फिर इन्फिनाइट ना बोल करके लार्ज बोलेंगे, मतलब एन हमारा लार्ज हो गया। और यहां पर हमारा जो सेकंड मतलब रहेगा वो हमारा रहेगा कि नाइदर पी नॉर जो हमारा क्यू है इज वेरी स्मॉल। अब स्मॉल के केस में आप यहां पर देख सकते हो, स्मॉल कुछ इस तरह की बात कर रहा है। तो देन जो हमारा ये दो अगर कंडीशन इसमें अगर सेटिस्फाइड हो गई तो ये हमारा नॉर्मल को फॉलो करेगा। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ये आपको जब क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। इसकी भी मैं आपको गारंटी आप कह सकते हो, या आप ये मानकर चलो कि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखो थोड़ा सा, अगर जो बात में हम देखें, एक मिनट यहां पर अगर जो हम इसको हटा दें, देखो चूंकि अभी मैंने बोला है कि जब एन हमारा लार्ज हो जाएगा, एन जब हमारा लार्ज हो जाएगा और जो पी है वो अभी मैंने बताया है आपको, या तो पी या तो क्यू। तो क्यू यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे 0.5 से, तो ये भी हमारा 0.5 आ जाएगा। तो ये मतलब या तो पी या तो मतलब नाइदर पी नाइदर नाइदर हमारा पी और नॉर हमारा क्यू जो है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। मतलब इसमें से कोई भी वेरी स्मॉल अगर नहीं है तब हम देखेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब ये अगर जो बाद में इसको हम थोड़ा समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं, इसके लिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मैंने चैट जीपीटी से, क्योंकि एआई का ज़माना है तो वहाँ से मैंने ये जब दे दिया प्रॉम्प्ट n बराबर 40, तो इसके लिए उसने जो जनरेट करके जो वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पर x की जो रेंज है 1 2 डॉट डॉट करके 40, और जो हमारा 40 हो गया। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसके लिए अगर हम px अगर हम लिखें तो ये हम देख लेते हैं 40 cx, और ये हमारा हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस का x। इसको अगर थोड़ा और अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो गया 40 cx, और यहाँ पर अगर जो बाद में हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी पड़े तो ये हमारा कुछ आएगा। अब इसमें x की बस वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएं और हमारी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। जैसे कि अगर जो बाद में p जो है हमारा 0 अगर हम कर दें तो 40 c 0, और ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर x नहीं है।
अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसको ओपन करेंगे, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो मैंने ये, क्योंकि ये एक लेंदी प्रोसेस है और ये ऐसा कुछ आपसे पूछा नहीं जाता, बट ये आपकी जिम्मेदारी कह सकते हो कि ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा जब हम एन लेंगे या पी लेंगे जो हमारा नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कैलकुलेट करके चैट जीपीटी से पूछ करके मतलब उसकी वैल्यूज़ को निकाला है। ये देखो हमारा जो मैंने चैट जीपीटी को दिया है, तो ये एन जो है हमारा वो 40 है और पी हमारा कुछ ही है। तो यहाँ पर देखो ये हमारी वैल्यूज़ हैं। जब मैंने 1 रखा तब ये हमारी वैल्यू आई है। यहीं पे अगर आप 0 भी देंगे तो 0 के लिए भी प्रोबेबिलिटी आपको देगा। देन इसके बाद में देखो मैंने 2 लिखा है, तब ये है हमारा कुछ। इसी तरह से 3 दिया है, तब ये हमारा कुछ है। और इसी तरह से 4 दिया है, तो ये हमारा हो गया। और इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ चल रही हैं। अच्छा, अब इसमें अगर जो बाय द वे हम अगर देखें, इसमें अगर जो बाय द वे आप देखो, आपको सबसे इसमें जो, क्योंकि ये ज़रा देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहीं पे 10 होगा, फिर डॉट डॉट करके फिर 20 होगा, फिर इसी तरह से 20 फिर डॉट डॉट करके और कहीं पे 30 होगा, फिर यही करके 40 होगा। तो देखो सारी वैल्यूज़ को सेट करके देखना, आप निकाल करके देख भी सकते हो, बट अगर जो आप इसमें ये देख लो कि यहाँ पर देखो ये भी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये भी अभी बहुत छोटी है, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है और ये भी हमारी भी बहुत छोटी है। मतलब अगर इसको अगर हम देखें तो 2% दे रखा है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3% दे रखा है, और इसी तरह से अगर हम ये देखें तो ये 5.7% दे रखा है, ऐसा कुछ। और इसी को इसी तरह से हम अगर हम आगे बढ़ाते जाएं और यहाँ पे अगर जो हम ये लिख लेते हैं, चलो ये देखो एक 40 हमारी वैल्यू हो गई। तो इसको हम यहाँ पर अगर जो बाद में नोट डाउन कर लें, यहाँ पे अगर जो मुझे लिखना पड़े 0 पे जो है प्रोबेबिलिटी भी लिख लेंगे। मतलब 14 के बाद में देखो यहाँ पे ये हमारा 16 पे कुछ हमारा 5% है, देन 8% है, देन हमारा 10% है। तो ये जब यहाँ पे 10% आया है तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा 18 पे है। मतलब सारी वैल्यूज़ को ना लिख करके उसमें जो कुछ पीक्स, मतलब जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको मैं बस, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मैं बस लिख रहा हूँ, जिससे कि एक रफली आइडिया हो जाए कि इस पे कौन सा ग्राफ बनना चाहिए। अच्छा, देन इसके बाद में अगर हम देखें इसी तरह से अगर जो स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो देखो 20 पे हमारा 12% हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो जरा, ये हमने लिख लिया था। फिर 19 पे अगर हम देखें तो 11% है और 20 पे 12% है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। 19 पे हमारा 11%, 20 पे हमारा 12% और 13 पे मतलब 21 पे हमारा अगर जो हम देखें यहाँ पर अगर जो ये देखो, तो ये देखो यहाँ पर जब 21 हुआ है तब हमारा ये 11% है, 22 है तो हमारा 10% है। तो इसके बाद में मतलब अगर ये हम देखें तो इसका ट्रेंड अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, बस यहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये वैल्यू देखो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 8% लिख सकते हैं, इसको चाहें तो हम 10% लिख सकते हैं, इसको हम चाहें 11% लिख सकते हैं। समथिंग में है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये 12% है। इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो ये फिर 11% है। फिर यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ये 10% है। देन हमारा ये देखो 8% है। अब यहीं पे अगर जो बाय द वे आपको अगर ड्रॉ करना पड़े, आप ऐसे समझो कि ये जो वैल्यूज़ हैं देखो यहाँ से ये इस तरह से है, मतलब पहले 8% है, सपोज यहाँ पे 8% आया, देन 10%, तो सपोज यहाँ पे 10 है। देन अगर जो ये देखें इसके बाद में तो ये हमारा कुछ है। देन यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम देखें ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा देखो फिर उसी के समथिंग है। फिर यहाँ पर भी देखो 10 है और यहाँ पर हमारा 18 है, मतलब 8% है। तो ये अगर जो बाय द वे अभी ये लग रहा है ये नॉर्मल नहीं, बट ये नॉर्मल जैसा है, क्योंकि अभी इसके नीचे भी सारी वैल्यूज लिखोगे।
ये कुछ इस तरह से जाएंगी और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, और इसके बाद में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो जरा देख भी लो कि सारी वैल्यूज़ आपको कम ही मिलेंगी। इसके बाद में यहाँ से मतलब ये जो है डेटा हमारा 20 के बाद में ये नीचे की ओर मतलब जाएगा और ये हमारा इधर की ओर जाएगा। और नॉर्मल कोई डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाता है, देखो चूंकि 1 से 20 और 20 से 40, तो ये यहाँ पर ही कहीं पीक होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर जो बाद में हमें देखना पड़े नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, तो देखो 0.5 है, 0.03 है, मतलब 0.05 है, 0.03 है, 0.02 है, 0.01 है, ये 27 तक है। इसी तरह से अगर जो बाद में और अगर हमें देखना पड़े तो ये जरा देखो 27 तक हमने देख लिया था। फिर देन ये देखो ये फिर मतलब हमारी कम होती हुई चली गई वैल्यूज़, और देखो ये 40 पर ये बहुत ज़्यादा इधर पहुंच गया है। तो अगर जो बाद में अब मुझे अगर देखना पड़े तो यहाँ पर ये देखो ये हमारा 11% है, और ये हमारा 22, ये हमारा 10% है, 23 ये हमारा 8% है। तो यहीं से अगर जो आप डेटा को अगर देखो तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ अलग बता रही है, मतलब ये हमारा पीक हो गया, और ये यहाँ पर देखो इस तरह से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो कम होती जाएंगी, और यहाँ पर देखो नीचे की ओर जाएंगे तब कम होती चली जाएंगी। तो ये जो कुछ हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ये तुम मान लो ये कुछ इस तरह वाला ग्राफ है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ साइड सिमेट्रिकल को ही दिखाता है, इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड करेगा जब लार्ज करने पर, क्योंकि ये सिमेट्री है। किसकी सिमेट्री है? इसकी, या इसको कह सकते हो ये सिमेट्री है इसकी। मतलब जो वैल्यूज जहाँ मतलब यहाँ पर सपोज ये वाला इसका पीक है तो ठीक उसी के सामने इधर भी पीक होगा। तो ये बिल्कुल सिमेट्री, इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब इसमें अगर जो बाय द वे हमें देखना पड़े तो ये जरा देखो, देखो इसीलिए लार्ज वैल्यूज लेने पर ये देखो कुछ हमारा ये नॉर्मल को, और ये हमारा जो यहाँ पे लिखा है ये हमारा px लिखा हुआ है, और ये हमारी n की वैल्यूज दे रखी हैं। तो यहाँ पर जब देखो अगर जो बाय द वे मैंने जो आपको बताया था 10, ये सपोज मान लो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देख भी सकते हैं हम लोग जो 10% है वो 18 पे है, मतलब 18 पे, तो ये कुछ यहाँ पे आकर के देन यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये देखो ये आपको 18 ही मिलेगा। देन उसी के सामने क्योंकि ये यहाँ पर भी 11% है तो ये 21, तो ये कुछ आप जब इसको अच्छे से देखो, ये इसमें आपको उतना क्लियर हो सकता ना हो, बट ये चीज़ें जब आप अच्छे से ग्राफ पर पेन पेपर मतलब स्केल और इन सब का यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मैं बात कर रहा था वो बिल्कुल करेक्ट कर रहा था। और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो मैं बात कर रहा था 12% की, तो ये यहाँ पर ये वैल्यू होगी। तो ये जो हमारी वैल्यूज होती है यहीं से हमें डिसाइड होता है, ये हम लोग बोल देते हैं कि ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो या मतलब रिजल्ट है वो तो आपको याद ही रखना है, साथ में आपको एक बार चेक भी कर लेना है। अगर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, मुझसे पढ़ा या कहीं पर भी पढ़ा है, तो ये अगर जो बाद में आपने ग्राफ बना लिया एक बार, तो वो प्रॉपर्टी आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसी तरह से जब अभी हम पॉइजन जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो उसमें जब आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है, कुछ ये जो दो ग्राफ हैं, इनको मैं वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इनका वहां पर ही यूज है। तो ये आपको देख लेना है, और इसको आप अच्छे से जब ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता भी चीज़ें चलेंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।